अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो ड्रग्स चल रही हैं वो है कोलिनोमामेटिक्स। कोलिनोमामेटिक्स बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को मिमिक करती हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को एनहांस कर रही होती हैं। फिर पिछली वीडियोज़ में उनकी क्लासिफिकेशन की थी और डिफरेंट टाइप्स की थी। अब ये आखिरी वाली हमारी वीडियो होगी कोलिनोमामेटिक्स पे। क्लासिफिकेशन में ये था, मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दूँगी कि जो कोलिनोमामेटिक्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। जो डायरेक्टली एक्टिंग है फर्दर हमने रिसेप्टर की बेसिस पे डिवाइड किया था, और फिर जो मस्करेनिक और निकोटिनिक वाले, और इनडायरेक्टली एक्टिंग को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किया था। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारी लास्ट क्लास है, दैट इज़ इरिवर्सिबली एक्टिंग इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमामेटिक्स, ठीक है। पहले तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, दूसरे ये इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो एंजाइम होता है एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पे जाके अटैच हो जाते हैं, और वो भी इरिवर्सिबल अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से फिर वो एंजाइम मुकम्मल तौर पर इनहिबिट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेशन हो सकती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो डेथ भी कोज़ करा सकता है, स्वेटिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये लाजमी आते हैं, फार्माकोलॉजी में एटलीस्ट हमें भी आया था ये क्वेश्चन प्रॉफ के अंदर, और फोरेंसिक में भी आता है, फार्माकोलॉजी में भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो दीज आर, एक मिनट, ओके, सो दीज आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की मैंने इतनी आपको बातें बताई, तो ये मतलब थेराप्यूटिकली इतना यूज़ नहीं होते। बाकी ये वॉर्स में यूज़ होते हैं या पेस्टिसाइड्स यानी किल करने के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, ये बचाने के लिए इतना खास इनका यूज़ नहीं है। बट स्टिल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के थेराप्यूटिक यूजेस कुछ हैं, तो ये आप देख लें, एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं कि क्या इनके यूज़ है। मेन इसकी टॉक्सिसिटी पे ही क्वेश्चन आता है। सो इकोथायोफेट क्या है? ये हम इमरजेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं, बट ये दिस इज़ ओनली अ बैकअप ड्रग। ये कभी भी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं हो सकती बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। फिर उसके अलावा मेलाथायोन एज अ स्केबिसाइड यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, जिसको स्केबीज़ हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेट्रिफोनेट है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग है, यानी हेलमेंथीज़ वगैरह को किल करने के लिए जो वर्म्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थेराप्यूटिकली यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का आपको क्वेश्चन आएगा वो उसकी टॉक्सिसिटी पे आएगा। सो टॉकिंग अबाउट टॉक्सिसिटी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, दो तरह की हो सकती है किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉप में क्वेश्चन आता है, एक फार्मर है वो अपनी जो क्रॉप्स है उस पे पेस्टिसाइड लगा रहा है और एकदम से उसको सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ब्रेडिकार्डिया हो गई, रेस्पिरेटरी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गई है, तो उसको एमरजेंसी में ले आएँ। तो आप इसका डायग्नोसिस बताएं और मैनेजमेंट बताएं। तो ये सिंपल एक सिनेरियो होता है जो फार्मर से स्टार्ट हो रहा होता है, तो आपका आंसर होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। पहले मैं आपको एक्यूट ही बताऊंगी, क्रॉनिक इतनी कॉमन नहीं है, वो बस कह लें शश का है, अगर आप लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बाकी एक्यूट ही होती है। अभी हम एक्यूट की बात करते हैं, ठीक है। एक्यूट के अंदर क्या है? एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद पेस्टिसाइड्स, ठीक। एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद पेस्टिसाइड्स ये ज़्यादा कॉमन है कि फार्मर प्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, या फिर टेररिस्ट अटैक में इनको वॉर गैसेस के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। लाइक पैराथायोन जो है ये पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है, वेरस सेरिन और सेमन ये क्या है? ये बेसिकली नर्व गैसेस, वॉर गैसेस हैं। अब साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो हिस्ट्री विजिबल है ना कि वो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा था, उसकी स्वेटिंग होने शुरू हो गई है, यूरिनेशन हो रही है और सब, लेकिन एक प्रॉपर सिम्टम्स कौन कौन से होंगे उनको एनलिस्ट किया हुआ है, ये आप देख लें। कैटजिन के अंदर उन्होंने ये निमोनिक लिखा हुआ है, डम्बल्स, ठीक है। अगर आपको इससे याद रहता है तो डम्बल से याद कर लें, लेकिन मेरा ये होता है कि अगर डम्बल्स वर्ड याद रह गया लेकिन क्या वर्ड किससे स्टैंड कर रहा था वो भूल जाता है। तो इसीलिए मैं सिंपल ये सोचती हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या काम करता है, तो उसको ओवर एग्जैजरेट करा देना है। लेकिन आपको जिस तरह से याद करता है आप कर लें, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम आइज़ में बात करें तो आइज़ के अंदर पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है? उसने मियोसिस करानी होती है, तो मियोसिस कराएगा। लंग्स के अंदर उसका क्या काम होता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कराता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, प्लस जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा, ब्रेन के अंदर कन्वर्जन्स आना शुरू हो जाएंगी, सिलाइवेशन होगी, स्वेटिंग होगी, लैक्रिमेशन होगी, यानी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, स्लाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, स्वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाली जो सिचुएशन होगी इसको हमने क्या कहना है?
कि उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई। अब सिम्टम्स हम जो हमारा निमोनिक है उसको देख लेते हैं। डम बेल्स में डी स्टैंड्स फॉर डायरिया, यानी जीआईटी में ऑब्वियसली जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ेगी तो डायरिया हो जाएगा, यूरिनेशन, डायरिया एंड यूरिनेशन। आई के अंदर देखें तो मियोसिस हो जाएगी, बी फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रेडिकार्डिया। फिर ई से मैंने आपको बताया कि सीएनएस के अंदर कन्वर्जन्स होती हैं, जो एसिटाइलकोलिन है वो सीएनएस के अंदर स्टिमुलेटरी उसका एक्शन होता है। इसी तरह स्केलेटल मसल्स को भी स्टिमुलेट करा रहा होता है, तो स्केलेटल मसल के अंदर एक्साइटेशन हो जाएंगी, सीएनएस डिप्रेस होगा। अच्छा, ये जो स्केलेटल मसल की एक्साइटेशन है ना, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। एसिटाइलकोलिन है ना, ये पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब स्केलेटल मसल क्या होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन होगी और स्पैज़म आना शुरू हो जाएंगे, और उन्हें क्या कहते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होंगी, ठीक है, फेसिकुलेशंस उसे कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्शन हुई, बार बार से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे एसिटाइलकोलिन लगे रहेंगे, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर पैरालिसिस हो जाएगा। ये मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली ये रिसेप्टर है, इस पे आगे एसिटाइलकोलिन बाइंड कर रही है, ठीक है, बाइंड कर रही है, तो ये जो मसल जिसके साथ ये अटैच है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएगा, इसके अंदर फेसिकुलेशंस आएंगी, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होगी, थोड़ी स्पेसिसिटी आएगी। पहला ये फेज़ होता है। दूसरा फेज़ क्या होता है कि अब एसिटाइलकोलिन लगी जा रही है, बार बार अटैच हो ही जा रही है, तो अब ये रिसेप्टर तो सेंसिटाइज ही नहीं रहेगा। रिसेप्टर क्या उसे कहते हैं, डीसेंसिटिव हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपने रेजिस्टेंस में पढ़ी होंगी। तो अब क्या होगा, अब एसिटाइलकोलिन लगेगी भी तो रिसेप्टर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो हम कहते हैं कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि जब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मसल्स के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। ठीक हो गया। क्यों फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पहले उसने स्केलेटल मसल की एक्साइटेशन करानी है, लेकिन बाद में, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि मसल्स हमारे उनके पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका नुकसान क्या है, जो स्केलेटल मसल रेस्पिरेटरी सिस्टम करा रही है, डायाफ्राम लेट्स से, अगर वो उसका पैरालिसिस हो गया तो इंसान की डेथ हो जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो हमारे मायोकार्डियम के अंदर मसल्स लगे हुए हैं उनका हो जाए पैरालिसिस तो डेथ हो जाएगी। तो यही चीज़ हो रही है, इसी वजह से डेथ होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। अब दोबारा से हम अपने सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। जीआईटी और पहले यूरिनरी सिस्टम को देखिए तो जीआईटी में डायरिया कराएगा, यूरिनेशन होगी, फिर उसके बाद आंखों में मियोसिस हो जाएगी, लंग्स के अंदर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, प्लस स्केलेटल मसल्स का आपको बताया, पहले एक्साइटेशन कराएंगे, फेसिकुलेशंस, देन लेटर पैरालिसिस, और सीएनएस के अंदर एक्साइटेशन होंगी, कन्वर्जन्स होंगी इंसान को। फिर अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो लेक्रिमेशन, सिलाइवेशन, स्वेटिंग सब कुछ बढ़ जाएगा। और एक अलग से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने करके लिखा है कि वेजोडाइलेशन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ना, उनके अंदर वेजोडाइलेशन इतनी कॉमन नहीं होती, ये आपने याद रखना है। जो डायरेक्टली एक्टिंग है ना वो वेजोडाइलेशन कराते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग इतने नहीं कराते। फिर ब्रेडिकार्डिया कॉमन है, ये बता दिया आपको कि ब्रेडिकार्डिया कराएगा, हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाएगी, कन्वर्जन्स होंगी, रेस्पिरेटरी और सीवीएस की डिप्रेशन हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की एक्यूट पॉइजनिंग हो कब कब हो सकती है। पहले तो कोई पेस्टिसाइड्स की वजह से या वो गैस की वजह से। अब पॉइजनिंग हो गई है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डम्बेल्स होंगे। पहला हमने निमोनिक याद किया, डम्बेल्स के अंदर डबल भी आपने करना है और डबल एस करना। डम्बेल्स के अंदर डी स्टैंड्स फॉर डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया, ये सब चीज़ें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी। और अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास पेशेंट आया, वही सिनेरियो रिपीट करूँगी। एक फार्मर है, पेस्टिसाइड को अपने क्रॉप्स पे वो छिड़क रहा था और उसको एकदम से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका डिप्रेस होना शुरू हो गया है और कन्वर्जन्स हो रही हैं, इस तरह की सब चीज़ें उससे हो रही हैं और उसे उठा के एमरजेंसी में ले आए। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ये है कि आपने उस पेशेंट को मैनेज करना है। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए तो आंसर में हम सिर्फ एंटीडोट नहीं लिखते। मैनेजमेंट में आपने पूरा लिखना होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैनेजमेंट का हमेशा प्रोटोकॉल होता है, दैट इज़ ABCD। ठीक हो गया। तो मैनेजमेंट के अंदर यह चीज़ आपने नहीं भूलनी, ABCD। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा ट्रीटमेंट में एट्रोपिन लिखा और ये लो आप ये लिख दिया, बात खत्म। अब इससे आपके आधे नंबर तो यहीं कैंसिल हो गए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट के अंदर ये लिखना है कि पेशेंट आया, आपने वहाँ से शुरू से क्या किया। तो मैनेजमेंट के अंदर ABCD पहले देखना है। ABCD में क्या है, A फॉर एयरवे, B फॉर, ये मैंने लिखा हुआ है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डीकंटामिनेशन। सबसे पहले आपने देखना है उसका एयरवे इंटैक्ट है क्या, उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उसका एयरवे बंद हुआ हुआ, लेरिंग्स बंद हुए हैं, कोई भी रीज़न है। तो आपने देखना है एयरवे इंटैक्ट है, ब्रीदिंग नॉर्मल वो कर रहा है कि नहीं। अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट ठीक नहीं है, रेस्पिरेटरी सैचुरेशन जो होती है वो फ़ौरन से मशीन्स लगा के देख रहे होते हैं कितनी। अगर रेस्पिरेटरी सैचुरेशन ठीक नहीं है तो उसको फ़ौरन से आपने रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है, सर्कुलेटरी सपोर्ट उसको देनी है। अगर उसका ब्लड लॉस हुआ है किसी, मतलब आप देखें उसको डायरिया हो रहा है, यूरिनेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका ब्लड लॉस हुआ है। अगर उसका ब्लड लॉस हुआ है तो उसको फ़ौरन से हम फ्लूइड्स देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वरना तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें मेनटेन करानी है। एमरजेंसी के अंदर कोई भी पेशेंट आए, एयरवे
उसको मेंटेन कराना है, ब्रीदिंग उसकी मेंटेन करानी है, अगर नहीं है तो उसको फ़ौरन से वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, उसको फ्लूइड्स देने हैं अगर लग रहा है कि उसका ब्लड वॉल्यूम कम है। डायरिया में तो ख़ास तौर पे देने चाहिए, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लड लॉस, इस तरह की चीज़ों में। अब ये 3 चीज़ें हमने मैनेजमेंट में कर ली। फिर आखिरी डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन ये है कि अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं जिसमें वो पेस्टिसाइड छिड़क रहा था, उसके कपड़े चेंज कराने ताकि मज़ीद पॉइज़न उसकी बॉडी में ना जाए। फिर उसको अगर ज़रूरत है, उसकी बॉडी पे भी पॉइज़न लगा हुआ है जो मज़ीद वो इनहेल कर सकता है अपनी बॉडी में, तो हमने उसको वॉश भी करना है उसकी बॉडी को, या करवाना है, जो भी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की मैंने आपको मैनेजमेंट बताई ना, ABCD, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिकंटामिनेशन। अब आपको कोई भी पॉइज़न आ जाए, फोरेंसिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या किसी भी डिज़ीज़ की मैनेजमेंट पूछें और आप उसमें ये ABCD लिख दें तो इसके भी आपको आधे नंबर मिल ही जाते हैं। यानी ये एक जनरल चीज़ है लेकिन इसके आधे नंबर मिल जाते हैं, और अगर ये आप ना लिखें तो मार्क्स कट भी जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जनरल बात आपको बता दी हमने, एयरवे मेंटेन कर लिया, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन कर ली, डिकंटामिनेट कर दिया। अब हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या देंगे उसको, एंटीडोट क्या देंगे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडोट, एक तो ये है ना कि प्रॉपर जो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट के लेवल को कम करेगी, एक तो वो प्रॉपर ड्रग है। दूसरा हमने वो ड्रग देनी है जो सिम्टम्स को रिड्यूस करे। सिम्टम्स क्या है हमारे, कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को रिड्यूस करा देगी। तो एंटीडोट के अंदर सबसे पहले क्या है, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, ये एंटी कोलिनोमाइमेटिक है, ठीक है, बल्कि हम कहेंगे कि कोलिनोलिटिक है, में भी ये वर्ड होता है शायद। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इसने रिड्यूस करना होता है। सबसे पहले हम क्या देंगे, ABCD करने के बाद एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन का क्या काम होगा, रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स। क्या मतलब, अब पेशेंट को क्या हो रहा है, उसको लैक्रिमेशन हो रही है, सलाइवेशन हो रही है, मियोसिस हो रही है, एट्रोपिन के सारे रोल इससे उल्टे हैं। आप एट्रोपिन के यूजेस पढ़ें। एट्रोपिन के यूजेस क्या हैं कि उसको वो प्यूपिल को डायलेट करा देती है, यानी जो मियोसिस वाला फैक्टर वो ठीक हो जाएगा, लैक्रिमेशन को कम कराएगी, स्वेटिंग, यानी हमारे सारे मसले उसने ठीक कराने, सिम्टम्स को उसने फ़ौरन से रिवर्स करना शुरू कर देगी। दूसरे नंबर पे हम जो अब प्रॉपर एक ड्रग है जिसने ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिमूव करना है एंजाइम से। मेन मसला तो यही है ना कि हमारा एंजाइम है उसके ऊपर ऑर्गेनोफॉस्फेट लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट हट जाए हमारे एंजाइम से, तो वो है प्रेलिडोक्साइन, ठीक है। प्रेलिडोक्साइन ये ड्रग है, ये मैंने लिखी है प्रेलिडोक्साइन, इसको 2-PAM भी कहते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हम ड्रग देते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो एंजाइम से रिमूव हो जाता है और पेशेंट के लिए रिकवर हो जाता है। अब हमने उसकी सारे सिस्टम्स भी मेंटेन कर लिए, उसको एट्रोपिन भी दी, उसके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे प्रेलिडोक्साइन दी जिसकी वजह से ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग से एंजाइम से रिमूव हो जाएगा। सो एक इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है, जैसे ही एक इसमें प्रोसेस हो जाता है जिसे हम एजिंग कहते हैं। अब अगर एजिंग हो गई है ना, यानी ये देखें, ये एंजाइम है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है, इसके ऊपर ये जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट लग गया। अब एक वक्त तक हम इस ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द प्रेलिडोक्साइन, ठीक है, वो थोड़ा हर एक का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एजिंग, उसके बाद ये इनका जो बॉन्ड है वो इरिवर्सिबल वैसे भी होता है कि मतलब कह लें आप प्रेलिडोक्साइन भी देंगे ना, फिर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट रिमूव नहीं होगा, ठीक है, फिर आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। और कुछ जैसे जो वॉर गैसेज हैं उनके अंदर तो चंद सेकंड्स में एजिंग हो जाती है, यानी आप हॉस्पिटल तक भी नहीं जा सकते कि प्रेलिडोक्साइन नहीं दी जा सकती, तो ये काफ़ी डेंजरस है एजिंग। अब एजिंग होता क्या, आप ये देखें, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इफ़ एजिंग हैज़ अकर्ड तो प्रेलिडोक्साइन कैन नॉट रीजनरेट द एंजाइम, हमारा एंजाइम रीजनरेट नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो अब आगे देखते हैं क्या है एजिंग। एजिंग क्या है, एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड करता है कोलिनेस्ट्रेज से, और उसके बाद जो उसकी अटैचमेंट है वो ज़्यादा फर्म हो जाती है, यानी एक बॉन्डिंग तो हुई थी ना उसकी, लेकिन अब मज़ीद फर्म बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम उसको एंटीडोट दे रहे हैं, प्रेलिडोक्साइन दे रहे हैं, तब भी वो ठीक नहीं हो रहा। अब ये एजिंग के आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैंने एक इक्वेशन टाइप लिखी है, इसको आप देखें। ये जो है ये क्या है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, इसके दरमियान बॉन्ड बना, किसका बॉन्ड बना, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते क्या है, यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कोई आर ग्रुप होगा, उसके साथ पी लगा होगा, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, आर ग्रुप यानी कोई कार्बन की चेन लगी हुई है प्लस साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये RP का मतलब है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो हमारे पास क्या ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, और वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच किसके साथ है, एंजाइम के साथ। अब क्या हुआ, अब हमने इस सिचुएशन में जब ये RP था और ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के साथ जुड़ा हुआ था, हमने इसको क्या दिया, हमने प्रेलिडोक्साइन इस पेशेंट को दे दिया, ये 2-PAM हमने दी,
तो क्या हुआ, ये 2-PAM जाके अटैच हुई ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ, उसको रिमूव कर दिया, 2-PAM ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ अटैच हो गई और हमारा एंजाइम रीजनरेट हो गया, एंजाइम फ्री हो गया, ये ड्रग जो है वो उस ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ बाइंड हो गई। सो दिस इज़ बिफोर एजिंग। अब लेट्स से एजिंग हो गई है, एजिंग में क्या हुआ, एजिंग बेसिकली होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, ठीक है, वाटर ऐड हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आर ग्रुप है ना, जो नज़र नहीं आ रहा, ये आर ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी जो साइड चेन थी ना, आर वाटर के साथ निकल गया, बस ये बचा। ये आप गौर से देखें, इसमें क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन के साथ सिर्फ फॉस्फेट लगा हुआ है, जो हमारा वो आर ग्रुप था ना वो निकल गया, ये एजिंग हो चुकी है। अब अगर मैं इसको 2-PAM दे भी दूँ ना तो वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकती, वो ये फॉस्फेट पक्का इसके साथ लग चुका है और ये कभी भी हमारा जो एंजाइम है वो रीजनरेट नहीं हो सकता। सो दिस इज़ एजिंग, और आई होप सो आपको समझ आ गई है। इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि अब एजिंग हो चुकी है। सो द पॉइंट इज़, आपने इसमें याद क्या रखना है, याद आपने ये रखना है कि अगर एजिंग हो जाए, अगर आपको इतनी इक्वेशन और सब याद नहीं रहता, आपने बस ये याद रखना है कि व्हाट इज़ एजिंग। एजिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनोफॉस्फेट परमानेंटली अटैच्ड हो जाता है एंजाइम के साथ, हमारा एंजाइम रीजनरेट नहीं होता। ओके, फिर इसके बाद अगर एजिंग हो जाए तो फिर पैराडॉक्साइम यूज़ आप कर भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और मतलब मे बी उसमें डेथ जो है वो इनएविटेबल फिर हो जाएगी। अब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हम बाद में करेंगे, पहले जो अभी किया उसको रिवाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इंशाअल्लाह। सो अभी तक हमने क्या किया, मैंने आपको बताया व्हाट आर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, दीज आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम दैट इज़ एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम। फिर 3 आपको बताया जो थेराप्यूटिकली यूज़ होते हैं, जिसमें से इकोथायोफेट फिर भी थोड़ा ज़्यादा फेमस है। क्या उसका यूज़ है कि वो बैकअप ड्रग फॉर ग्लूकोमा यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ये बस बैकअप ड्रग है। फिर बाकी भी थोड़े 1-2 हैं। फिर टॉक्सिसिटी का आपको बताया, टॉक्सिसिटी के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, वो डम्बल्स होंगे, डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ये सारे वही हैं जो पैरासिम्पैथेटिक के, बस इसमें वेज़ोडाइलेशन नहीं होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा और सीएनएस के अंदर कन्वर्जन्स होंगी और वो सब होता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ABCD वाला काम करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन कराएंगे, डिकंटामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको एट्रोपिन देंगे, एट्रोपिन सिम्टम्स को रिवर्स करेगा, और फिर फाइनली प्रेलिडोक्साइम देंगे। वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा एंजाइम से, यानी क्या है, हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन अगर एजिंग हो गई है फिर हम अपना प्रेलिडोक्साइम भी नहीं दे सकते। तो ये हमारा क्रक्स था, ये जो मैंने 2 लाइन्स में बताया है इस पूरे लेक्चर का, जो अभी तक मैंने बताया था। फिर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना चाहते हैं तो सुन लें, लेकिन ये बस एक चीज़ है, ये बता देती हूँ आपको। अच्छा, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में बेसिकली क्या होता है कि एक फार्मर है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज़ करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं अमाउंट में यूज़ करता है, यानी जब भी वो यूज़ करता है थोड़े से उसकी बॉडी में जाते हैं, वो थोड़े बहुत इनहेल करता है और थोड़े बहुत नहीं करता। तो यानी इतने नहीं करता कि उसकी डेथ ही हो जाए, लेकिन उसकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो फिर क्या होगा उससे, वो क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट उसकी बॉडी में जा रहे हैं, वो ये देखो, वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं माइलिन शीथ में। जब माइलिन शीथ में एक्यूमुलेट करेंगे तो एज अ हैप्टेन एक्ट करते हैं, यानी ऑटो इम्यून सिस्टम एज अ एंटीजन एक्ट करते हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बना लेगा अपने इम्यून सिस्टम के खिलाफ, तो ये वो वाला सिलसिला हो जाता है। यानी ये माइलिन शीथ है, लेट्स से इसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, ये एज ए एंटीजन एक्ट करेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम वाली सारी एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी और एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। एंटीबॉडीज़ खुद ही माइलिन शीथ को आके डिसरप्ट करना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये होता है बेसिकली कि जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डीमाइलिनेशन हो जाएगी और पेरिफेरल, सेंसरी और मोटर न्यूरल वीकनेस होता है, ठीक है। तो बस आपने इसमें ये याद रखना है कि जब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है तब इसके सिम्टम्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसके सिम्टम्स माइलिन शीथ की डिसरप्शन की वजह से होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक की ओवर ड्राइव की वजह से नहीं होते, और तब आप एट्रोपिन भी यूज़ नहीं कर सकते और प्रेलिडोक्साइम भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ऑलमोस्ट, जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स थी वो कंप्लीट हो गई यहाँ।